वेलकम टू एसआर इंग्लिश इंस्टीट्यूट। माई सेल्फ इज आर शर्मा। मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर के आर्टिकल चैप्टर पर बताने जा रहा हूँ। इस चैप्टर में इसके पहले मैं आर्टिकल पार्ट 1, आर्टिकल पार्ट 2, आर्टिकल पार्ट 3 में अ तथा अन के उच्चारण तथा इसके करेक्ट यूज के बारे में बताया था और आर्टिकल पार्ट 4 वीडियो लेक्चर में स्पेशली आर्टिकल द के करेक्ट यूज के बारे में बताया था। आज मैं मेरे प्रिय छात्रगण आप लोगों को आर्टिकल द को और आगे बढ़ाते हुए इसके करेक्ट यूज के साथ साथ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस को प्रत्येक द के यूज के बाद बताने जा रहा हूं। अब आप लोगों के मन में यह प्रश्न बनता होगा कि आर्टिकल पर इतने रूल्स क्यों। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके पहले और अभी जितने भी रूल्स मैं बताया हूं इन सभी पर एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए मैं मेहनत आप ही के लिए कर रहा हूं ताकि कोई भी एग्जाम्स में प्रश्न छूट न पाए। तो चलिए आर्टिकल के वीडियो लेक्चर 5 को शुरू करें। आर्टिकल पार्ट 5 में मैं रूल नंबर 11 से शुरू कर रहा हूं। ये रूल नंबर 11 और इसके बाद आने वाला 12 ये आर्टिकल पार्ट 4 के लेक्चर में भी बताया था, लेकिन कुछ छात्रों का डिमांड था कि इस रूल्स को फिर से दोबारा बता कि एग्जाम्स में बहुत सारे इस पर प्रश्न आए हैं। इसलिए मैं 11 और रूल नंबर 12 को फिर से बताने जा रहा हूं और इसे गहराई में भी बताने जा रहा हूं। तो चलिए रूल्स 11 यानी ये यूज है कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, खास तौर पर जब देन या टू लगा होता है। यानी देन और टू ये कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद लगा रहेगा, तो ऐसे में कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग नहीं करना है। जैसे एग्जाम्पल को देखें, ही इज बेटर देन दीपक। यहाँ बेटर ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है और इसके बाद देन आया है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं हुआ है। सी इज सीनियर टू गीता। यहाँ सीनियर ये कंपैरेटिव डिग्री है, इसके बाद में टू का प्रयोग आया है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं हुआ है। इसका अर्थ होगा कि वह गीता से बड़ी है। इसका अर्थ होगा ही इज बेटर देन दीपक, वह दीपक से ज़्यादा अच्छा है। अब एक प्रॉब्लम है जो एग्जाम्स में आए हैं, ये एग्जाम्स में जो आया है क्वेश्चन ये BSRB PO में आया है और के एग्जाम में आया है और ये 1996 का प्रश्न है। तो ये देखते हैं कि क्या है इसमें। तो प्रश्न है, द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी। इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा, इफ आई न्यू डैट, यदि मैं जानता था कि कालिदास वॉज द ग्रेटर देन एनी अदर पोएट, कि कालिदास जो हैं किसी अन्य पोएट से ज़्यादा महान थे। तो यहाँ ग्रेटर जो वर्ड आया है ये कंपैरेटिव डिग्री है और इसके बाद देन का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसके पहले प्रयुक्त द को नहीं लिखा जाएगा, ये गलत है। यानी मेरा गलत कहाँ है, तो इस ऑप्शन में यहाँ गलत है, इसलिए यहाँ द नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट, वहीं कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू प्लस प्लूरल नाउन हो तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले द लगता है। यानी
एग्जाम्पल को समझें। सी इज द बेटर ऑफ टू गर्ल्स, वह है दो लड़कियों से ज्यादा अच्छी है। तो यहाँ पर गलती, ये बेटर एक एडजेक्टिव यानी कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, तो ऐसे में इसके पहले द का प्रयोग किया गया, क्योंकि इसके बाद आने वाला यानी कंपैरेटिव डिग्री के बाद आने वाला वर्ड ऑफ द टू का प्रयोग किया गया है और प्लूरल नाउन है, इसलिए बेटर के पहले यहाँ द का प्रयोग हुआ। और यहाँ दैन लगने के कारण कंपैरेटिव डिग्री के बाद इसके पहले यानी बेटर के पहले द का प्रयोग नहीं हुआ। ये दोनों में डिफरेंस है। अब प्रॉब्लम को उठाते हैं जो एग्जाम्स में प्रश्न बना है, सचिन इज ओल्डर द टू सन्स। ये क्वेश्चन बैंक पीओ के एग्जाम्स में आए हैं, यानी कि यहाँ पर सचिन जो है दो लड़कों से क्या है, ओल्डर है। यानी यहाँ पर ओल्डर के बाद ऑफ द टू का प्रयोग है, यहाँ पर द का ऑप्शन होना चाहिए, यानी यहाँ होना चाहिए सचिन इज द ओल्डर ऑफ टू सन्स। तो यहाँ पर ओल्डर के पहले द का प्रयोग होना चाहिए, द वाला ऑप्शन ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसके बाद ऑफ द टू प्लस प्लूरल नाउन सन्स आया है। तो ऐसे प्रश्न आपको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में आते हैं, यानी ऐसे में उनके पहले उनके उस सेंटेंस में जो रॉन्ग ऑप्शन होते हैं उनको अंडरलाइन कर दिया जाता है और उसके बदले में कोई अन्य ऑप्शन जो सुटेबल होगा उसको भरना होता है। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा इज द ओल्डर ऑफ, जो ऑप्शन में दिया होगा वही होगा, और नहीं तो नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, यानी या नो करेक्शन रिक्वायर में इसको डाल दिया जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। तो इज ओल्डर देन के पहले भी यहाँ पर ये दैन का प्रयोग जरूर किया गया है, लेकिन यहाँ पर दैन का प्रयोग करेंगे तो आगे टू आ रहा है, इसलिए ये बेहतर नहीं है। फिर विल बी ओल्डर ऑफ, विल के बाद बी का प्रयोग है, ओल्डर ऑफ का प्रयोग है, तो ऑफ वही हुआ, फिर इसके पहले द का प्रयोग नहीं आया, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इज इल्डर देन, इल्डर यहाँ होगा ही नहीं। नेक्स्ट डी इज द ओल्डर ऑफ, यहाँ ये ऑप्शन हो जाएगा इज द ओल्डर ऑफ, क्योंकि ओल्डर के पहले द का प्रयोग है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, यदि दो समान चीजों में निरंतर वृद्धि या कमी का बोध हो तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। इस रूल को मैंने पहले वाले वीडियो यानी आर्टिकल पार्ट 4 में बताया हूँ, जिसमें समानांतर की बात किया था, समानांतर उसमें बढ़ोतरी या कमी की बात किया था। तो उसी को और इजी रूल देकर यानी उसके जगह पर वर्ड देकर मैं बता रहा हूँ कि यदि दो समानांतर चीज़ों में निरंतर वृद्धि या कमी, यानी कि दो यदि कोई एक्शन हो उनमें एक को बढ़ने से अगला भी बढ़े या एक को घटने से उसका दूसरा एक्शन भी घटे, तो ऐसे डिग्री के पहले यानी ऐसे कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द मोर ही गेट्स, यानी जितना अधिक वह पाता है, यानी यहाँ पर मोर कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है इसलिए द का प्रयोग हुआ। द मोर ही वांट्स, तो उतना ही वह चाहता है, यानी उसकी चाहत और बढ़ते जाती है। इसका मतलब है कि यहाँ पर वो पाने की बात आ रहा है, यानी कि उसका पाने की इच्छा बढ़ रही है। तो अगले भी वाक्य यानी सेंटेंस में यहाँ पर जो एक एक्शन है उसके पहले की इच्छा और बढ़ रही है, यानी वांट बढ़ रहा है। तो दोनों में एक एक्शन को बढ़ने से अगला भी एक्शन बढ़ रहा है, इसलिए दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग आया है। जो प्रॉब्लम होगा, जो एग्जाम्स में प्रश्न बना है वो बैंक पीओ में बना है। द मोर दे अर्न, यहाँ पर जितना अधिक वे लोग अर्न करते हैं, कमाते हैं, मोर दे स्पेंड, उतना ही अधिक खर्च करते हैं। यहाँ देखिए द मोर के पहले द का प्रयोग आया है, लेकिन यही मोर के पहले मोर दे स्पेंड के पहले द का प्रयोग यानी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर सुटेबल द होगा।
तो यहाँ पर ऑप्शन बताना है, यानी इनसे सबसे बेहतरीन सेंटेंस को के बदले में कौन सा लेना पड़ेगा। तो देखिए मोर के पहले द नहीं है, तो इसलिए डायरेक्ट एक ही ऑप्शन से क्लियर हो गया कि ये नहीं होगा। दूसरा में भी मोर के पहले भी द नहीं है, तो एक ही वर्ड को पढ़ने से क्लियर हो गया कि ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट सी में देख रहे हैं कि द के मोर के पहले द का प्रयोग है, तो इसको आगे देखें, द मोर दे अर्न, यानी जितना अधिक वो कमाता है, द मोर, यहाँ द का प्रयोग हुआ है इस मोर के भी पहले, दे स्पेंड उतना ही अधिक खर्च करता है, इसलिए ऑप्शन ये हमारा सी करेक्ट होगा। आगे हमें नो इम्प्रूवमेंट की कोई जरूरत नहीं हुई, क्योंकि यदि ए बी सी यदि ये तीनों यदि रॉन्ग होता तो उस कंडीशन में हम डी ऑप्शन यानी नो इम्प्रूवमेंट को ले लेते। नेक्स्ट यूज 13 सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इससे सिंगुलर हुआ, सी से काउंटेबल, एन से नाउन के पहले अ या अन या द का प्रयोग तभी किया जाता है जब पूरी जाति यानी होल क्लास का बोध कराना होता है। ऐसे में यदि ध्यान रहे कि अ या अन और द को पूरी जाति भर का बोध कराने के लिए जरूर किया जाता है, लेकिन यदि ऑप्शन में अ या अन हो तो और बेहतर है। इनके प्रयोग से, यानी कि अब कह रहा है कि यानी पूरी जाति भर का बोध कराना हो, तो इनके प्रयोग से वाक्य के अर्थ में कोई अंतर नहीं आता है। यानी आप वहाँ पर अ भी कर सकते हैं, अन का भी प्रयोग कर सकते हैं, द का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सुटेबल मानना है अ या और अन को ही। वहीं पूरी जाति का बोध कराने के लिए प्लूरल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। अब प्लूरल नाउन हो तो वहाँ द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि प्लूरल नाउन से स्वयं किसी चीज की पूरी जाति भर का बोध हो जाता है, क्योंकि प्लूरल नाउन का मतलब होता है कि बहुत, यानी सभी हो गया तो वो तो आपको होल क्लास को ऑलरेडी इंडिकेट करा रहा है, इसलिए प्लूरल नाउन के पहले द का प्रयोग करना जरूरी नहीं है। ऐसे जनरली प्लूरल नाउन के पहले अ या अन का प्रयोग होगा ही नहीं, तो हमारा ऑप्शन बचता है। तो सिंगुलर नाउन के पहले या तो उस वर्ड के अनुसार अ का प्रयोग करें, या अन का प्रयोग करें, या द का प्रयोग करें। जैसे अ काउ इज एन एनिमल, यहाँ पर यानी कोई भी गाय जानवर होती है, यानी यहाँ ऑल का सेंस है। इसको भी मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में जारी किया था, उसको मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि द के साथ कर रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाए। तो नेक्स्ट में अन ऑक्स इज अन एनिमल, यानी कोई भी बैल एक जानवर होता है, यानी कि कोई का मतलब होता है सभी बैल जानवर होता है, यानी इसलिए ऑल का यहाँ सेंस है। द ऑक्स द काउ इज एन एनिमल, यानी कि यहाँ पर जो गाय है जानवर होती है, यहाँ पूरी जाति भर का बोध हो रहा है। लेकिन यदि ऑप्शन में तीनों ऑप्शन उपलब्ध हो या दो ऑप्शन हो और अ द, तो ज़्यादा सुटेबल है कि अ का ही प्रयोग करना उचित होगा। जैसे द ऑक्स इज एन एनिमल, यानी बैल जो है वो जानवर होता है, यानी सभी ऑक्सन, यानी कि वो सभी ऑक्सन की बात कर रहा है, क्योंकि ये खास तौर पर यहाँ काऊ यानी कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग है, यानी खास तौर में जानवर को कह रहा है कि यानी काऊ को कह रहा है। तो कोई यानी काऊ जब यानी कि जानवर होती है यानी एनिमल होती है, तो इसका मतलब दुनिया के सभी। तो वो निश्चित बता दिया कि काऊ ही होती है, तो काऊ के अलावा और भी होता होगा, लेकिन यहाँ वाक्य में काऊ के बारे में बता रहा है, इसलिए इसके पहले द को दिया गया। और ऑक्स भी एक जानवर है, तो इसलिए इसके पहले भी द का प्रयोग कर कर बताया गया। इसलिए इन सभी में के पहले अन और द का प्रयोग होने से ये ऑल का बोध करा रहा है, यानी उसकी पूरी जाति भर का बोध करा रहा है। इसलिए ऑप्शन ये सभी करेक्ट है, इसमें कोई गलती होने की संभावना नहीं है। लेकिन प्रश्न के आधार पर ये क्वेश्चन को निर्धारित करना पड़ता है कि उसमें अ का ज़्यादा सुटेबल होगा कि द का या अन्य। और अगला ई में काउज आर एनिमल, ये तो काउज हो जाने के कारण ये सभी गाय को ऑटोमेटिक बता ही रहा है, इसमें अ आन को बताना कोई जरूर, यानी उसके पहले अ या आन या द का प्रयोग करना जरूरी है ही नहीं। ऐसे भी पूरा नाउन के पहले अ आन का प्रयोग नहीं होता है, द का प्रयोग आवश्यकता अनुसार निश्चित करने पर करते हैं। तो यहाँ ऑल का बोध हुआ, यानी ऑल यानी काउज आर एनिमल सभी, यानी गाय जानवर होती है यानी सभी गायें। ऑक्सन आर एनिमल्स, यानी बैल जानवर होते हैं यानी सभी बैल।
अब प्रॉब्लम को उठाते हैं जो एसएससी के एग्जाम में आया है। और डोडो वॉच, यहाँ पर ऑप्शन ए में गलती हो तो ए को आंसर करें। द लार्ज फाइटलेस बर्ड फाउंड इन मॉरिशस। तो यहाँ पर जो वर्ड है कह रहा है कि डोडो जो एक चिड़िया का नाम है वो बड़े फाइटलेस बर्ड होती थी, यानी जो जिन्हें मॉरिशस में पाया जाता है। तो ऐसे स्थिति में यहाँ पर बर्ड के पहले द का प्रयोग न कर यहाँ पर ज़्यादा बेहतर होगा कि अ का प्रयोग करें, क्योंकि ऐसे भी ये पहली बार आया है और ये निश्चित बर्ड को बता रहा है कि ये डोडो को ही बता रहा है। तो यहाँ अ का प्रयोग कर कर पूरी जाति भर का बोध करा दिया। और दूसरे में भी यहाँ पर वो सिंगुलर, ये कॉमन नाउन है, इसलिए इस पहले रूल के आधार पर ऑन एनिमल जो जैसा प्रयोग किया गया है, इसी तरह इसके पहले अक्षर एल यानी लार्ज के अनुसार यहाँ पर अ का प्रयोग होगा, क्योंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और यहाँ पर दोनों ही एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो इसके पहले किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आए तो उसके एडजेक्टिव के फर्स्ट लेटर के अनुसार उसका प्रयोग किया जाता है, यानी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन से खास नाउन का बोध हो तो द का प्रयोग उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन या चाहे प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। ऐसी स्थिति में इसका निम्नलिखित स्ट्रक्चर होता है, यानी निम्नलिखित स्ट्रक्चर का मतलब कि नाउन और प्रीपोजिशन और नाउन और प्लस नाउन, यानी कि उन दोनों के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे स्ट्रक्चर को देखें तो द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि नाउन यहाँ पर ये सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, क्योंकि इसके बाद ऑफ के बाद नाउन आया है, यानी एक प्रीपोजिशन के बाद नाउन आया है। तो नाउन, प्रीपोजिशन या नाउन यदि हो तो उसके पहले द का प्रयोग करें, चाहे ये ऑफ के यानी प्रीपोजिशन के पहले वाले नाउन सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। जैसे द काउ ऑफ राज इज स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर उच्चारण दी का कर रहे हैं क्योंकि ये निश्चित गाय की बोध करा रहा है। द काउ ऑफ राज यानी राज की ही गाय, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत है, तो इसलिए ये निश्चित हो गया, इसलिए द का यहाँ दी का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट, दी काउज ऑफ राम, यहाँ पर राम की गाय, यानी कि यहाँ काउज यहाँ प्लूरल काउंटेबल नाउन हुआ। गिव मच मिल्क, यानी वह जो गाय है यानी राम की जो गाय है वो अधिक दूध देती है, यानी राम ही की गाय देती है। जो वहाँ पर अन्य गाय यदि होगी तो वो गाय वहाँ पर अधिक दूध नहीं देती है, इसलिए खास तौर पर राम की गाय है। इसलिए इस प्लूरल नाउन के पहले भी द का प्रयोग हुआ और सिंगुलर नाउन के पहले भी द का प्रयोग हुआ, क्योंकि राज ही की गाय स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब है कि राज की गाय यहाँ सिंगुलर है, अन्य की गाय, ये इसका मतलब बता रहा है कि वहाँ वो जो होगी वो मजबूत नहीं है। अब प्रॉब्लम है जो एग्जाम्स में प्रश्न आया है, ये BSRB जयपुर क्लर्कियल एग्जाम्स 1992 में आया है और SBI PO में भी आया है, यानी बैंक में भी ये प्रश्न बना है। तो ये प्रश्न है, द टीचर ड्रीव एन अटेंशन ऑफ वाई, यानी कि शिक्षक लड़के के ध्यान को खींचे टू इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस, यानी नियत प्रतिदिन प्रैक्टिस के महत्व के प्रति, यानी उसको प्रतिदिन प्रैक्टिस करने के लिए उसको ध्यान को प्रभावित करने की बात कह रहे हैं ये इस प्रश्न में। तो ऐसे में यहाँ पर ये प्रश्न बना हमारा कि रॉन्ग कहाँ है, तो द टीचर, ये पूरी जाति का बोध करा रहा है टीचर का, इसलिए ये बेहतर है। ड्रीव यानी खींचते हैं, ये तो वर्ब हो गया। एंड अटेंशन, तो ऐसे में अटेंशन ये अनकाउंटेबल नाउन है और इसके पहले अन का प्रयोग हुआ है, जबकि अटेंशन यानी अनकाउंटेबल नाउन के पहले अन का प्रयोग नहीं होता है। तो वाई, तो अटेंशन ऑफ बॉय, लेकिन अब यहाँ पर कह रहा है कि अटेंशन ऑफ द बॉय, यानी लड़कों की
यानी ध्यान को आकर्षित करने की बात कर रहा है, यानी कि निश्चित का भी बोध कराने लगा यहाँ पर। तो ऐसे स्थिति में अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी द का प्रयोग कर सकते हैं। पिछले भी वीडियो लेक्चर में मैं ये बताया था। तो यहाँ पर ज़्यादा बेहतर होगा कि ऐसे भी स्ट्रक्चर को आप देखें इसके ऊपर वाले, तो यहाँ प्रीपोजिशन के बाद नाउन आया है और इसके पहले ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन या यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन या सिंगुलर नाउन भी कह सकते हैं। सिंगुलर नाउन में अनकाउंटेबल नाउन आता है, तो इसलिए इसके पहले द का प्रयोग होगा। नेक्स्ट 15, आमतौर पर अनकाउंटेबल नाउन के पहले न तो द लगता है और न अ या अन, लेकिन वहीं यदि इसे खास तौर पर प्रयोग किया जाए तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले द या अ पीस ऑफ, an आइटम ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ एक्सेट्रा लगता है। यानी अभी तुरंत मैंने पिछले रूल में बताया कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले अ या अन का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन द निश्चित होने पर किया जाता है। तो यहाँ हुआ कि आमतौर पर न तो द का प्रयोग कर सकते हैं न अन का प्रयोग कर सकते हैं आमतौर पर, यानी जनरल वे में। लेकिन वहीं ये खास बन जाए तो इसके पहले यानी अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम कर सकते हैं, लेकिन वो करेंगे क्या? तो हम या तो द का प्रयोग करेंगे, लेकिन अ या अन को अकेला नहीं प्रयोग कर उसके पहले यानी उस अनकाउंटेबल नाउन को के पहले अ पीस ऑफ का प्रयोग करेंगे। अ पीस ऑफ अ या अन के बदले में अ पीस ऑफ या अन आइटम ऑफ या अन आर्टिकल ऑफ का क्यों प्रयोग करेंगे? क्योंकि अ पीस ऑफ का प्रयोग कर देने से किसी अनकाउंटेबल नाउन में वो काउंटेबल नाउन में बदल जाता है, इसलिए अ पीस ऑफ का प्रयोग करेंगे। लेकिन या अन आइटम ऑफ का प्रयोग करेंगे या अन आर्टिकल ऑफ का प्रयोग करेंगे, लेकिन अ या अन का प्रयोग कर देने से वो अनकाउंटेबल नाउन के पहले अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर काउंटेबल में नहीं बदलता है। इसलिए कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले एक शब्दों में समझ लें कि अ या अन का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप या तो द का प्रयोग करें या तो अनकाउंटेबल नाउन हो तभी अ पीस ऑफ, अन आइटम ऑफ या अन आर्टिकल ऑफ का प्रयोग करें। जैसे वाटर इज कलरलेस, पानी रंगहीन होता है, यानी ये जनरल पानी की बात करें, दुनिया के हर पानी वो रंगहीन होता है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये खास नहीं है। यही द वाटर ऑफ माई ग्लास इज फ्रेश, यहाँ पर मेरे ग्लास के जो पानी है वो फ्रेश है, तो मेरे ही ग्लास के पानी की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर निश्चित पानी हुआ, वो अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग हुआ है यानी होगा। वर्क इज वर्कशिप, यानी कर्म ही पूजा है, तो ऑल वर्ल्ड नो दिस मैटर कि वर्क इज वर्कशिप यानी कर्म ही पूजा होता है, इसलिए ये आम बात हो गया यानी जनरल मैटर हुआ, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग वर्क के पहले नहीं हुआ, यानी क्योंकि वर्क एक अनकाउंटेबल वर्ड है, नाउन है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं हुआ। लेकिन अ पीस ऑफ वर्क यानी अब काउंटेबल या अनकाउंटेबल वर्क है, इसको हम काउंटेबल बना रहे हैं, यानी एक का प्रयोग करके। जैसे ब्रेड के पहले ब्रेड का प्रयोग कर न कर कर वहाँ किया जाता है पीस ऑफ ब्रेड यानी एक रोटी, तो इसी प्रकार यहाँ भी और पीस ऑफ वर्क हमेशा यूज होगा, कभी भी वर्क के पहले अ का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ यानी यहाँ होगा एक कार्य इज डन, यानी एक कार्य को किया गया, यहाँ पर पीस ऑफ का प्रयोग बेहतर होगा यानी बेहतर है भी। अब प्रॉब्लम है वो बैंक पीओ का है। एक बैंक पीओ में जो क्वेश्चन आया है कि अ मिल्क कैन प्रोवाइड, यहाँ पर देखिए एक ही शब्द में स्पष्ट समझ लें कि मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, ये कोई निश्चित मिल्क की बात नहीं कर रहा है, इसलिए ऐसे एक शब्दों में मिल्क के पहले अ का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन वाक्य को समझिए हम लोग, अ मिल्क यानी कोई भी दूध जो है, कैन प्रोवाइड प्रोटीन यानी कि वो प्रोटीन की आपूर्ति करता है, यानी प्रोटीन को पूरा कर सकता है। फॉर अ न्यूट्रियसली यानी पोषणहारपूर्ण से, यानी आहारपूर्ण से या पोषक तत्वपूर्ण से। बैलेंस डाइट यानी कि बैलेंस का मतलब होता है बैलेंस के आहार के रूप में, यानी कि वो कोई भी यानी कि दूध होगा तो वो तो आपूर्ति आपको प्रोटीन का आपूर्ति तो करेगा ही एक बैलेंस में।
तो इसलिए ऐसे में यहाँ पर निश्चित की बात नहीं कर रहा है। कोई भी दूध को हम लोग पीते हैं तो वो प्रोटीन ही देता है, इसलिए जनरल की बात हो रहा है, इसलिए अ का प्रयोग नहीं यहाँ होगा। यहाँ गलत है, यानी ऑप्शन अ में गलत है, इसलिए यहाँ पर मिल के पहले अ न करें। और यही दूसरा एग्जाम्पल है, यानी कि ये प्रॉब्लम है जो SBI PO के एग्जाम्स में आया है। ये द टीचर ड्रॉ एन अटेंशन, ये पिछले भी एग्जाम यानी रूल्स में ये सेंटेंस को मैंने दिया था। तो टीचर ड्रॉ एन अटेंशन ऑफ द बॉयज टू द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस, यानी शिक्षक जो है लड़कों को ध्यान को आकर्षित करता है वो रेगुलर प्रैक्टिस के महत्व को बताने के प्रति। तो ऐसे में यहाँ पर अटेंशन अनकाउंटेबल नाउन है, और यहाँ पर ये निश्चित का बोध करा रहा है क्योंकि लड़कों के ही ध्यान की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन के पहले यानी कि अटेंशन के पहले द का प्रयोग होगा। नेक्स्ट 16, किसी प्रोपर नाउन के अपोजिशन के रूप में प्रयुक्त कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। यानी प्रोपर नाउन के अपोजिशन, अब समझें इस बात को, क्योंकि ये रूल को यानी इसको समझने के साथ साथ इसमें इसके अपोजिशन वाले बात को भी समझना है कि अपोजिशन क्या है, क्योंकि छात्रों के मन में ये प्रश्न बनेगा कि प्रॉपर नाउन का के अपोजिशन क्या है। तो ये ध्यान रखें, प्रॉपर नाउन के अपोजिशन के रूप में प्रयुक्त कॉमन नाउन, इसका मतलब ये होता है कि कोई प्रॉपर नाउन, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति का नाम है, हम कहते हैं उसको कि मोहन, तो वहाँ पर मोहन प्रॉपर नाउन हुआ। अब ये मोहन कह देने से मोहन जा रहा है, तो जो व्यक्ति अनजान व्यक्ति को यदि कहते हैं मोहन जा रहा है तो पूछेगा कौन मोहन जा रहा है, तो वो बात स्पष्ट नहीं कर पाया कि वो कौन सा मोहन। तो ऐसे में मोहन का एक और यदि नाम को बताया जाए जिस नाम से वो पॉपुलर हो, तो ऐसे में उस प्रॉपर नाउन के अपोजिशन कहा जाता है, और उस के बदले यानी प्रॉपर नाउन के बदले में जो स्पष्ट करने वाला वर्ड आएगा वो कॉमन नाउन के रूप में होगा। जैसे पटना, तो पटना यहाँ वर्ड है, तो पटना क्या है, यदि कोई नहीं जानता है इसके बारे में तो नहीं समझ पाएगा, इसलिए प्रॉपर नाउन है। अब इसी को स्पष्ट करने के लिए दूसरा वर्ड आया, द कैपिटल ऑफ बिहार, वो बिहार की राजधानी की बात कर रहा है जो कॉमन नाउन की तरह प्रयोग किया गया है। तो ऐसे में ये पटना के अपोजिशन के रूप में, यानी अपोजिशन माने समान अर्थ वाला, यानी पटना जो वर्ड है, ये पटना जो बात कह रहा है उसी को बताया जा रहा है कैपिटल ऑफ बिहार। तो कैपिटल ऑफ बिहार क्या है, तो पटना है, पटना क्या है, तो कैपिटल ऑफ बिहार है, इसलिए एक दूसरे वर्ड के समान अर्थ देने वाला है, इसलिए ऐसे वर्ड को नाउन अपोजिशन कहा जाता है। तो अपोजिशन वाले वर्ड यानी जो बताएगा उसके पहले द का प्रयोग होगा, तो इसलिए यहाँ पर दी का प्रयोग उच्चारण में आएगा, क्योंकि कैपिटल ऑफ बिहार यहाँ पर जोर डालने की बात आ रही है, इसलिए दी का प्रयोग यहाँ किया गया। यानी करे पटना द कैपिटल ऑफ बिहार इज क्लीन, यानी जो पटना जो कैपिटल ऑफ बिहार है, बिहार की राजधानी, वो क्लीन है यानी साफ है। और ये प्रॉब्लम है जो SSC के एग्जाम में आया है, यानी जैसे द पटेल, और पटेल यहाँ कहा, तो पटेल कौन, तो यहाँ ये टाइटल का नाम दिया, यानी टाइटल दिया, तो पटेल यानी कि भारत में जितने भी पटेल कास्ट के लोग हैं वो सभी आ जाएंगे। तो यहाँ अगले जिसके बारे में जिसको आप बता रहे हो जो प्रश्न को, उसके मन में प्रश्न ये आएगा कि कौन सा पटेल, पटेल तो बहुत हैं। तो अब यहाँ पर उसी को स्पष्ट किया, स्पेशली आयरन मैन ऑफ इंडिया, यानी कि लौह पुरुष जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात यहाँ स्पष्ट हो गया। तो आयरन मैन ऑफ इंडिया ये नाउन अपोजिशन है जो इसी को बता रहा है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ होना चाहिए, यानी कि पटेल के पहले पटेल को इंडिकेट आयरन मैन ऑफ इंडिया कर रहा है, तो इसलिए ये नाउन अपोजिशन है, इसलिए आयरन मैन ऑफ इंडिया के पहले द का प्रयोग होगा। यानी द पटेल, यानी पटेल आयरन मैन ऑफ इंडिया वॉज फ्रॉम गुजरात, वो गुजरात से थे, तो इसके पहले द का प्रयोग होगा। जो ऑप्शन सुटेबल होगा उसी को चुने, नीचे ऑप्शन दिया गया है द आयरन
मेन कह दिया, यानी पटेल तो एक आदमी थे, तो वहाँ मेन नहीं होगा, इसलिए गलत है। आयरन मैन ऑफ इंडिया, यहाँ भी द का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए यहाँ भी ये ऑप्शन गलत है। द आयरन मैन ऑफ इंडिया, यहाँ पर सिंगुलर नाउन मैन दिया है और आयरन के पहले द का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बेहतर होगा। इसके बदले में आयरन मैन ऑफ इंडिया के बदले में सी ऑप्शन होगा, यानी द आयरन मैन ऑफ इंडिया करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 7, द का प्रयोग कॉमन नाउन के पहले द सेम के अर्थ में किया जाता है, यानी यदि कहीं द का प्रयोग हुआ हो तो वो सेम का अर्थ बताया जाएगा, यानी वहाँ सेम का अर्थ छिपा होगा। अर्थात दूसरे शब्द में समझ लें, यदि डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करना है एग्जाम के देखते ही, तो हु विच और हु विच दैट या हुम, यदि किसी नाउन यानी वाक्य में लगा हो और उस वाक्य में कोई यानी इसके पहले यानी हु विच दैट और हुम के ठीक पहले कोई नाउन आया हो, तो उस नाउन यानी नाउन का मतलब हुआ कॉमन नाउन आया हो, तो उस कॉमन नाउन के पहले डायरेक्ट द का प्रयोग कर दें बिना कुछ समझे बुझे। जैसे द मैन, हुम, कह रहे कि हुम यहाँ दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। द मैन आई मेट इज अ डॉक्टर, आदमी जो या जिससे, या जिससे छिपा भी हो सकता है या दे भी सकते हैं, इसलिए कोष्ट में कर दिया हूं मैं। द मैन हुम आई मेट इज अ डॉक्टर, आदमी जिससे मैं मिला था वह एक डॉक्टर है। तो यहाँ पर जो वर्ड हुम है, यानी हुम रहे या छिपा भी हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में कॉमन नाउन मैन के पहले द का प्रयोग होगा। इसी तरह दिस इज द बॉय, हु आया यहाँ पर, तो इसलिए डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। बॉय के पहले नेचुरली है कि द का प्रयोग होगा ही। जो प्रॉब्लम है, अ पर्सन आई मीट इन द थिएटर, यानी कोई आदमी जो यहाँ छिपा है, देखिए छिपा दिया गया है, जिससे मैंने थिएटर में मिला था, वॉज द प्ले राइटर यानी हिमसेल्फ, वो स्वयं एक नाटककार था। तो ऐसे में यहाँ पर आई के पहले हुम छिपा होगा, इसलिए इसके पहले पर्सन के पहले अ के बदले में द का प्रयोग होगा। ये पिछला यूडीसी का प्रश्न था। किसी प्रोपर नाउन की तुलना समान वर्ग के किसी दूसरे प्रोपर नाउन से गुणों के आधार पर हो, यानी एक प्रोपर नाउन दूसरे प्रोपर नाउन के गुण से तुलना करता है, तो प्रोपर नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द कालिदास, यहाँ कालिदास जो है ये प्रोपर नाउन है यानी नाम है, और शेक्सपियर भी नाम है, ये दोनों प्रोपर नाउन है, लेकिन कालिदास को शेक्सपियर के गुण से तुलना किया जा रहा है, इसलिए शेक्सपियर के पहले द का प्रयोग हुआ। जैसे कालिदास यानी कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी कि यहाँ कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। तो ऐसे स्थिति में यहाँ पर शेक्सपियर के पहले द का प्रयोग हुआ, क्योंकि इसके कालिदास यानी शेक्सपियर के समान गुण यानी गुण के तुलना कालिदास से किया जा रहा है, दोनों एक समान गुण की बात हो रहा है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट कुछ फिक्स रूल्स हैं जिनके बाद द का प्रयोग होता ही है, यानी जैसे मोस्ट ऑफ हो, ऑल ऑफ हो, मेनी ऑफ हो, 5 ऑफ हो, हाफ ऑफ हो, 1/3 ऑफ हो, या लार्ज नंबर ऑफ हो, चाहे द मेजोरिटी ऑफ हो, या चाहे नन ऑफ हो, या मेनी ऑफ हो, ईच ऑफ हो, नाइदर ऑफ हो, या चाहे आइदर ऑफ हो, और पार्ट ऑफ हो, या वन ऑफ हो। तो ये प्रोनाउन है, तो इनके बाद द का प्रयोग होता ही है। यदि वाक्य में कहीं भी दिखाई दे या यदि कोई टॉपिक को लिखते समय ये आए, तो इनके बाद द का प्रयोग अवश्य करें, नहीं तो गलती होने की संभावना होगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी देखिए यहाँ पर मोस्ट ऑफ के बाद जो नाउन आ रहा था इसके पहले द का प्रयोग हुआ, क्योंकि मोस्ट ऑफ के बाद द का प्रयोग होता है। यहाँ भी ऑल ऑफ के बाद में द का प्रयोग होता है गर्ल्स। जैसे ये प्रॉब्लम है जो MBA के क्वेश्चन में आया है, जैसे रिमेंबर दैट, याद रखे कि यू आर अ पार्ट ऑफ टीम, आप एक टीम के हिस्से हैं, एंड योर सक्सेस डिपेंड ऑन द सपोर्ट, और आपका जो सफलता है वो सपोर्ट पर आश्रित करता है यानी आश्रित होगा। यू आर एबल टू गिव, आप देने के योग्य हैं, एंड गेट
और पाने के योग्य हैं फ्रॉम योर अदर टीम मेंबर्स, और आप अपने अपने अन्य टीम मेंबर से। तो ऐसे स्थिति में यहाँ देखें तो अ पार्ट ऑफ वर्ड आया है, और ऐसे ही एक शब्द में समझ जाना चाहिए कि आगे जो नाउन आ रहा है इसके पहले द का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि अ पार्ट ऑफ के बाद द का प्रयोग होता है। कभी कभी प्रॉब्लम ये भी आता है, पार्ट ऑफ देता है और उसके पहले द का प्रयोग नहीं भी होता है, सॉरी अ का प्रयोग नहीं होता है। तो जान ले कि अ पार्ट ऑफ यानी इसके पार्ट ऑफ के पहले हमेशा अ का प्रयोग होता है। तो ऐसे प्रॉब्लम अगले में अगले एग्जाम्पल या रूल्स में आएगा। तो यहाँ पर अ पार्ट ऑफ के बाद द का प्रयोग हुआ, इसलिए टीम के पहले द होना चाहिए। नेक्स्ट, ये भी फिक्स रूल ही है, इनके पहले द का प्रयोग कभी होता ही नहीं है। जैसे काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ के बाद आने वाला नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। तो ये देखते ही समझ जाइए कि ये इसके बाद जो भी शब्द आएगा तो आर्टिकल न लगाएं। लेकिन अंग्रेजी है, कुछ एक्सेप्शन भी होता है। तो वो एक्सेप्शन में क्या है, लेकिन वहीं यदि वाक इंट्रोगेटिव होता है, यानी वो वाक इंट्रोगेटिव है, जैसे वो वर्ड से शुरू है या चाहे इज एम आर यानी कोई जुली वर्ब से शुरू है, तो उसे इंट्रोगेटिव वाक कहा जाता है। तो काइंड ऑफ, टाइप ऑफ या सॉर्ट ऑफ के बाद अ या अन का प्रयोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। दोनों का दोनों सही होगा, करना भी नहीं करना भी। जैसे व्हाट टाइप ऑफ अ टीचर ही इज, वो किस प्रकार का शिक्षक है। यहाँ पर व्हाट टाइप ऑफ मीन्स होता है किस प्रकार का। तो यहाँ ऐसे में अ का प्रयोग ये टीचर के पहले हुआ, लेकिन नहीं भी करेंगे तो गलत नहीं होगा। जैसे व्हाट टाइप ऑफ टीचर ही इज, वो किस प्रकार का शिक्षक है, ये भी सही है। यानी ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे। जैसे एक प्रॉब्लम है एसएससी के एग्जाम में आया है, व्हाट और ऑप्शन दिया गया है काइंड ऑफ एनिमल। तो काइंड ऑफ के बाद काइंड ऑफ के बाद आर्टिकल एनिमल के पहले नहीं किया गया है, इज डोडो। तो ऐसे में व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज डोडो, यानी कह रहा कि किस प्रकार का जानवर डोडो है। तो यहाँ काइंड ऑफ के बाद में अ का प्रयोग, आन का प्रयोग होना चाहिए, जबकि नहीं हुआ है, क्योंकि आप काइंड ऑफ के बाद कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। तो ऐसे में हम ऑप्शन चुनेंगे नो इरर। नेक्स्ट 21, डेथ, आर्ट, साइंस, नेचर, लाइफ, मैन या वुमेन आदि का प्रयोग यदि व्यापक अर्थ में किया जाए, व्यापक का मतलब बड़े अर्थ में, यानी उससे एक व्यक्ति का बोध न होकर उससे पूरी जाति भर का बोध हो, यानी सभी का बोध हो, या एक वस्तु का बोध न होकर पूरी दुनिया में जो भी है उन सभी का बोध हो। तो ऐसे स्थिति में डेथ, आर्ट, साइंस और नेचर, लाइफ तथा मैन या वुमेन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मैन यहाँ सिंगुलर नाउन है, जबकि होना चाहिए था और मैन होना चाहिए था, यहाँ भी वुमेन होना चाहिए था, लेकिन इसका सेंस जो है ये पूरी मानवता की बात करेगा, पूरी मानव की, मैन के बारे में बात करेगा, यहाँ पूरे वुमेन के बारे में बात करेगा, दुनिया के जितने भी हैं, इसलिए इनके पहले आर्टिकल और आन का प्रयोग नहीं होगा। मैन इज मॉर्टल, यानी मानव मरणशील होता है। तो दुनिया के जितने भी मानव है सभी मरणशील होता है, या मनुष्य मरणशील होता है, ये भी अर्थ लगा सकते हैं, इसलिए मैन के पहले अ का प्रयोग नहीं हुआ। वुमेन इज मैंस मैट, यानी महिला पुरुष की सहेली होती है, सहायक होती है, मददगार होती है, इसलिए इसके पहले यहाँ पर पूरी दुनिया के जो वुमेन है वो मर्दों के लिए या पुरुषों के लिए सहेली होती है, इसलिए यहाँ पर मैन स्पेशली एक के बोध नहीं कराकर ये पूरी व्यापक अर्थ में बोध करा रहा है, इसलिए इसके पहले अ का प्रयोग नहीं हुआ। अब ये प्रॉब्लम है जो BSRB मुंबई यानी बम्बई के एग्जाम में आया है, PU एग्जाम में आया है 1994 की। अब प्रॉब्लम को देखते हैं, द मैन इज मॉर्टल, मानव मरणशील होता है। ऐसा ही एक ही लाइन में स्टार्टिंग में ही पता चल गया कि यहाँ पर मैन के पहले द का प्रयोग नहीं होगा,
क्योंकि ऐसे में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे भी प्रश्न को समझ लें। ऑप्शन ए दिया है, दिए ए में गलत हो तो ए में होगा, ऐसे स्पष्ट है कि ए में ही गलती ज़्यादा होगा। लेकिन आगे भी ऑप्शन को देख लेना चाहिए कि इससे भी ब्लंडर यदि किसी में गलती हो तो उसको चुनें। एंड अल्टीमेटली, और अंततः, मानव मनशील तो होता ही है, और कह रहा है कि अंततः ही हैज टू लीव एवरीथिंग हियर, और अंतिम स्थिति में वो क्या करता है, अंततः वो प्रत्येक चीज को यहीं उसे छोड़ना पड़ता है, यानी वो छोड़ देता है। ये फिर भी हाउ इरेशनली, यानी वो फिर भी वो कितना विवेकहीन है, वो कितना विवेकहीन ढंग से ये काम करता है कि ही रिमेन्स अटैच्ड टू हीज वर्ल्डली पोसेशन, कि वह है वो संसारिक अधिकार से वो जुड़ा रहता है। यानी मानव मनशील होता है, फिर भी वो कहता है कि अंत में तो वो सब कुछ यहाँ उसको छोड़ना ही पड़ता है। फिर भी वो कितना विवेकहीन है कि वो ये संसारिक जो अधिकार है उससे वो जुड़ा रहता है। तो ऐसे, खैर ये तो अर्थ की बात हुआ, अर्थ भी लगाना जरूरी है छात्रों को साथ साथ, और साथ साथ इसको रूल को भी समझना है, क्योंकि कॉमन ईरर यदि अर्थ नहीं भी लगे और कॉमन ईरर पकड़ा जाए तो हम सफल हो जाएंगे कि मेरा यहाँ उद्देश्य है ईरर को पकड़ना। लेकिन समझ कर चले तो आपकी ये स्किल कहा जाएगा, क्योंकि आप कॉम्प्रिहेंशन को सोल्व करें तो वहाँ पर यहाँ पर ईरर से भी ज़्यादा मददगार होता है उसका अर्थ लगाना है। इसलिए अर्थ लगाना है भी वाक यानी कि एक एग्जाम्स के लिए बहुत बड़ा रोल रहता है। तो ऐसे स्थिति में यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा, यानी कुछ भी नहीं होगा। आज इतना ही। अब मैं इस चैप्टर की नेक्स्ट पार्ट को आर्टिकल 6 के वीडियो लेक्चर में जारी करूंगा, और भी मैं इसी तरह और बेहतर रूप से उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो प्रश्न आए हैं उनको मैं अरेंज कर रहा हूँ, उसको कलेक्ट कर रहा हूँ और उस पर रूल्स लिख रहा हूँ। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना न भूलें, और साथ ही कमेंट अवश्य करें ताकि इस वीडियो लेक्चर में कोई भी बात समझ में नहीं आया हो तो प्रत्येक कमेंट पर मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा।